हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ एसके, वेलकम टू हॉरिजॉन एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास हमारी एक क्लास हुई है डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर पे। उस क्लास में बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन किया था। जो भी नए बच्चे क्लास 11th में एनरोल हुए हैं उनके रिगार्डिंग हमने बात करी थी कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का वे बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप क्लास 10th में पढ़ते थे बिल्कुल वैसे अब नहीं पढ़ना है। अब नई नई चीज़ें आएंगी, नए तरीके लाने पड़ेंगे आपको। न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आ जाएगा। जो जैसे फॉर एग्जांपल जो नीट के स्टूडेंट है तो उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स बड़ा जरूरी हो जाता है कि उनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो। ठीक है, तो हालांकि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें उतना ज़्यादा रिग्रेस मैथमेटिक्स यूज़ हो नहीं रहा, लेकिन इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर इसके अलावा जो भी होएगा उसको डिस्कस करने से पहले ग्राफ और बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस किया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास आप जरा नोट्स देखिए अपने, तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के बाद टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल का क्या मतलब है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का हमारा डिस्कशन है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि जेई नीट, जेई एडवांस, इन सभी एग्जाम में यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया जाता है। 2024-25 का आप एडवांस का भी पेपर देखेंगे तो उसमें भी 4 वेरिएबल का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, तो आप ऐसा करिए अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालिए सब लोग, डायमेंशनल एनालिसिस। फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। लिखिए जरा हेडिंग, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको सिंपल भाषा में ये बता रहा हूं कि आपको किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर को कितना रेज करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे एरिया लिखा मैंने, तो एरिया को लिखने के लिए हमको लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस और नो, है ना। लेंथ को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब लेंथ की पावर 2 रेज करनी पड़ रही है। दैट मीन्स कि एरिया के डायमेंशन हो गए एल की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जैसे स्पीड है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस माने लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस माने लेंथ, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 1, ऊपर जाएगा तो एल की पावर 1, टी की पावर -1। इसका मतलब आपको स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1 से रेज करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब इसके डायमेंशंस एल की पावर 1, टी की पावर -1 हो जाएंगे। इसको बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन यूजली डायमेंशंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डिफाइन कर लिए जाते हैं, फिर उसके बेसिस पे जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस इजीली लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस का बड़ा ज़्यादा यूज़ है। हम आगे जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करके किसी अननोन के डायमेंशंस पता किए जा सकते हैं एंड कोई नया फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। थ्रू आउट क्लास 11th बहुत सारी जगहों पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके कुछ डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे आप इन जनरल अपनी एक्चुअल बेसिक फिजिक्स आप वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का डेरिवेशन आप कर लेंगे। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। बट क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, थर्ड नंबर पे टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर नंबर 5 पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नंबर 6 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर 7 पे लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बस लास्ट क्लास में हमने इनके एसआई यूनिट्स लिखे थे। ठीक है, और इनसे डिराइव्ड की जाने वाली क्वांटिटीज के एसआई यूनिट लिखे थे। इस वाली क्लास में हम इनके डायमेंशंस लिखेंगे, यानी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे m और उसकी पावर में 1, तो ये मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। लेंथ के लिए कैपिटल L यूज किया जाएगा। ठीक है, यूजली कैपिटल लेटर यूज करके उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम बंद कर देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद रखी हुई चीज को बोल दिया जाता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m की पावर 1, l की पावर 1 रखने के बाद इस पर्टिकुलर चीज को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके मानो कि बॉक्स के अंदर एक चीज बंद कर दी, उसको बोलेंगे क्या, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से
टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर 1, ठीक है। करंट के लिए, सॉरी, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे केल्विन की पावर 1, एंड इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर की पावर 1, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे MOL, इसकी पावर 1, ठीक है। इन द सिमिलर वे लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए CD की पावर 1 हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इससे इनसे बनने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला हम लिखने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि लिखने के बाद उनके यूजेस क्या, यानी इसी क्लास में हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन होगी, यानी यूजेस होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, डिराइव्ड के डायमेंशनल फार्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं पहली और सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एरिया, ठीक है। एरिया को लिखते हैं। एरिया, जब भी आप एरिया लिखते हैं तो हमेशा आप एरिया को लिखने के लिए लेंथ को 2 बार यूज करते हैं, लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पहली वाली लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L की पावर 1, दूसरी वाली का भी L की पावर 1, तो ऑटोमेटिकली टोटल डायमेंशनल फार्मूला एरिया का हो जाएगा L की पावर 2। बाकी इसमें ना मास आ रहा है, ना टाइम आ रहा है, ना टेम्परेचर आ रहा है। किसी चीज़ का एरिया लिखने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब ये हुआ एरिया इज सिंपली L² या L की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम लिखते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का वॉल्यूम लिखते हैं, तो जब भी हम वॉल्यूम लिखते हैं तो हमें लेंथ की 3 बार जरूरत पड़ती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। इसका मतलब L की पावर में 3 लिख देंगे तो ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। एंड इन द सिमिलर वे आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी, मास के लिए लिखा जाएगा m की पावर 1 और वॉल्यूम के लिए हमने इधर लिख ही दिया L की पावर 3। दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1 L की पावर -3, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। अगली क्वांटिटी मैं बोलता हूँ, आप उसका डायमेंशनल फार्मूला खुद से लिखिए, फिर चेक करिए जरा कि यहाँ से वो मैच कर रहा है। जैसे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्पीड। स्पीड, ओके, यूजली स्पीड जो होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस माने लेंथ अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस के लिए तो L की पावर 1 आ जाएगा, टाइम के लिए T की पावर 1 आ जाएगा, इट एम्प्लाइज L1 T-1, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड के बाद आगे लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, हाँ जी, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसके डायमेंशंस या उसका SI यूनिट्स वही होंगे जो वेलोसिटी के होंगे, और वेलोसिटी के वही होते हैं जो हमारे पास स्पीड के होते हैं। इसका मतलब मैं सिंपली एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकता हूँ स्पीड अपॉन टाइम, डायमेंशंस के लिए लिख सकता हूँ, अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फॉर अ मोमेंट स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड का हो जाएगा L1 T की पावर -1, नीचे टाइम है तो उसमें भी T की पावर 1, इट इम्प्लाइज L1 T-2। ये इसका कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का हो गया। अब एक्सेलरेशन से जस्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स के लिए लिखते हैं फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का तो अभी हमने लिखा था, उसके लिए तो आ जाएगा m की पावर 1, और एक्सेलरेशन का भी अभी लिखा था दैट इज L1 T-2। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 L1 T-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। फोर्स के SI यूनिट हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, दैट इज न्यूटन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर। प्रेशर, यूजली प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ये पुट कर दीजिए m1 L1 T-2, ये तो फोर्स का हो गया। नीचे एरिया है तो एरिया के लिए आ जाएगा L की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1 L-1 T-2। तो ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन, हाँ जी, वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो है ही हमारे पास m1 L1 T-2, ये तो खैर फोर्स का हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, यानी कि L की पावर 1 से, आंसर आ जाएगा m1 L2 T-2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन के लिए। नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। अच्छा, जो वर्क डन का है, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वर्क डन और एनर्जी दीज आर इक्विवेलेंट टर्म्स, यानी जो SI यूनिट वर्क डन के होते हैं सेम SI यूनिट एनर्जी के होते हैं। इन द सिमिलर वे
वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला जो भी है वो आप एनर्जी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का होगा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी उसका डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम बोल सकते हैं। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू स्पीड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ओके। तो मास इंटू स्पीड लिखेंगे तो मास का तो m⁻1 हो गया, स्पीड का L1 t-1, तो ये कंप्लीट लीनियर मोमेंटम का हो गया। ठीक है, मैं नई नई फिजिकल क्वांटिटीज लिखता जा रहा हूँ, आपको अगर उसका फॉर्मूला पता है ठीक है, नहीं तो जैसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा आप डायमेंशनल फॉर्मूला उसका खुद से लिख के चेक करें कि क्या हमने जो लिखा है अपने तरीके से वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगली फिजिकल क्वांटिटी, हाँ जी, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्लास 11th में फ्लूइड्स में हम लोग इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। सरफेस टेंशन होता है ये फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स के लिए हो जाएगा m1 L1 t-2 डिवाइड बाय, नीचे लेंथ के लिए हो जाएगा L1, L1 से L1 तो फिर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा m1 t-2। ठीक, ये सरफेस टेंशन का हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन के बाद आगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रोटेशनल मोशन में आती है। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है, सिंपल फार्मूला होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे करके सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा उसका मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो आपके पास आ जाएगा m1, मास के लिए m1, स्पीड के लिए L1 t-1, और साथ में रेडियस के लिए आ जाएगा L1, है ना। तो कंप्लीट फार्मूला इसका बन जाएगा m1 L2 t-1, ये इसका कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो यूजली होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास के लिए तो m⁻1 आ गया, क्योंकि m की पावर मास की पावर 1 है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l⁻2 आ जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा सिंपली m1 L2। ठीक है, ओके। अब दो और बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज में लिखने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 में आप डिस्कस करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, और फिजिक्स में हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उस टाइम पे एक नया कांस्टेंट निकल के आएगा जिसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो एक बार देख लीजिए प्लैंक कांस्टेंट है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने का ट्राई करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको ना हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, होता क्या है ये, एनर्जी ऑफ अ लाइट, एनर्जी ऑफ अ लाइट मतलब जिस ये जो लाइट आप देख रहे हैं ट्यूब से जो लाइट निकल रही है, ये इन जनरल हिस्ट्री में इसको वेव की तरह कंसीडर किया जाता था। फिर 1900 में एक थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लाइट अपना वेव नेचर भी दिखा रही है, इसके साथ साथ लाइट अपना पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। इसका मतलब लाइट कंटेन्स अ टाइनी पार्टिकल नोन एज फोटोन, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी ई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला लेटर आप एफ भी यूज कर सकते हैं फॉर अ मोमेंट, लेट्स से फॉर अ मोमेंट एफ यूज कर लेते हैं। वैसे न्यू उस सिंबल को वैसे न्यू बोला जाता है, जो वी शेप का मैंने सिंबल लिखा था। तो फॉर अ मोमेंट खैर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है जिसको बोला जाता है एच, और ये जो एच है इसी को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से एच आ जाएगा ई डिवाइड बाय एफ। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, इसका मतलब ई इंटू सिंपली हम लोग टी लिख सकते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें किसका लिखना चाहिए, एनर्जी का। एनर्जी का वही है जो वर्क डन का है, कहने का मतलब m1 L2 t-2, ये तो हो गया एनर्जी का। साथ में किसको मल्टीप्लाई कर देना, t⁻1 को। तो फाइनली जो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट का, वो आ जाएगा, देखिए जरा, m1 L2 और t⁻⁻1। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। हमारे आने वाले डिस्कशन के अंदर जब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट और एक और कांस्टेंट की मैं बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इन तीनों को फंडामेंटल कांस्टेंट मान के इनकी टर्म्स में मास, लेंथ और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये तीनों कांस्टेंट है, वहाँ से प्लैंक टाइम, प्लैंक लेंथ एंड प्लैंक मास की बात करी जाती है। ठीक है, तो खैर उस डिस्कशन में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एच, जी और सी, एच माने प्लैंक कांस्टेंट, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और सी माने स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों मिलके प्लैंक लेंथ, प्लैंक टाइम और प्लैंक मास को डिफाइन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले तीनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट
ओके, डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लास 9th में जो बच्चे अभी 10th करके आए हैं उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा क्लास 9th में ग्रेविटेशन। तो वहाँ पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं कि दो मटेरियल पार्टिकल है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है बाय द यूनिवर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोल देते हैं। तो न्यूटन उस ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉर्मुलेट करके उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन देता है, तो उसी में निकल के आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी से लिखा जाता है, कैपिटल जी से, ठीक है। होता क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये खैर फॉर्मूला न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं अगली स्लाइड पे दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि हम जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकें। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला न्यूटन के द्वारा दिया गया था, एक बार समझ लीजिए। m1 पहले पार्टिकल का मास, m2 दूसरे पार्टिकल का मास, r उनके बीच का डिस्टेंस है, लेकिन फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करती है, इसलिए इस वाली फोर्स को इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने वाली फोर्स भी बोला जाता है। खैर मुझे जी से मतलब है, तो जी यहाँ से एक साइड कर लेते हैं, देखिए जरा, यहाँ से आ जाएगा जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2, ठीक है। यहाँ से आप चारों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है तो m1 L1 T-2, ये तो खैर फोर्स का हो गया है ना। सिमिलरली साथ में आ जाएगा r की पावर 2, r की पावर 2 मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका मतलब l की पावर में 2 आ जाएगा, l की पावर में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा l की पावर सॉरी m की पावर 1, यहाँ भी m की पावर 1, ठीक है जी। तो m की पावर 2 हो जाएगा, एक m की पावर कट जाएगा, तो g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, देखिए जरा क्या है, m-1 l की पावर में 3 t की पावर में -2, ठीक है। तो ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ओके। ठीक है जी, ये जी का हो गया। नेक्स्ट सी जो है दैट इज सिंपली स्पीड ऑफ लाइट। तो सी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसका वही हो जाएगा जो स्पीड का होता है, सिंपली स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी। इसका सिंपली वही लिख दूंगा, एल की पावर 1 टी की पावर -1, ठीक है। ये तीनों हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब एक दो क्वांटिटीज और डिफाइन कर लेते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। जैसे एंगल है, एंगल दो लाइनों के बीच में, दो प्लेन के बीच में, है ना, दो दीवारों के बीच में बनने वाले एंगल, जैसे ये दोनों मेरे हाथ हैं, ये एक हाथ एक दूसरा, इनके बीच में यहाँ पे ये जो बीच में ये जो चीज़ बन रही है इसको एंगल बोला जाता है। जैसे जैसे इनके बीच की ये स्पेसिंग घटाता जा रहा हूँ, एंगल घटता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये जो चीज़ है इसको एंगल बोला जाता है। एंगल या सिंपली इसको प्लेन एंगल बोल देते हैं। एक और एंगल होता है सॉलिड एंगल, इन दोनों को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। इन फिजिकल क्वांटिटी को के यूनिट्स तो होते हैं, जैसे एंगल को रेडियन में या डिग्री में आप मेजर करते हैं। अगर ऐसे यूनिट की बात करी जाए तो प्लेन एंगल के जो यूनिट होते हैं वो रेडियन होते हैं, और सॉलिड एंगल के जो यूनिट होते हैं वो स्टेरेडियन होते हैं। लेकिन अगर इनके डायमेंशंस की बात करी जाए तो दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ठीक है। प्लेन एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेन एंगल स्कूल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर dimensionless physical quantities, physical quantities, ठीक। नेक्स्ट इसी तरीके से क्लास 10th में आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। जो लोग अभी अभी क्लास 10 से आए हैं, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, तो आपने डिफाइन किया था साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ऊपर भी साइज, साइज माने लेंथ, यानी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर भी एल की पावर 1 नीचे भी एल की पावर 1, इसका मतलब दिस कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस आएगा, ठीक है। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो जिस भी चीज़ को मैं डायमेंशनलेस बोलूंगा आपने उसको चुपचाप 1 रख लेना है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में जब भी हम किसी चीज़ को डायमेंशनलेस बोलेंगे तो आपने उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ ऑप्टिक्स के अंदर ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप अपने दिमाग में सोचिए जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में क्या रट के आए हैं आप लोग। आपने ये चीज़ याद करी होगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको एन से, कुछ कुछ जगहों पे एन से लिखवाया जाता है, कुछ कुछ स्कूलों में या कुछ कुछ टीचर्स इसको म्यू, म्यू एक सिंबल यूज़ किया जाता है, उससे लिखवाते हैं। खैर उससे कोई मतलब नहीं है कि सिंबल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, हमें फिजिकल क्वांटिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो ये याद होता है यूजली आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ओके। तो वैक्यूम की स्पीड, नीचे मीडियम की स्पीड, कहीं ना कहीं लाइट के ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड के L1T-1, नीचे भी L1T-1, तो आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या निकल के आएगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो में, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो में लिखी जाए, वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज आल्सो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये एक L लेंथ की रॉड है, अभी के लिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी L, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा के ऐसे करके दोनों साइड से कंप्रेस करके या एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से खींचा इसको, तो जब मैं इसको खींच रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ में हल्का सा चेंज आएगा, मान लीजिए डेल्टा L। अच्छा, चेंज को ना फिजिक्स में यूजली डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल यूज किया जाता है डेल्टा L। अगर मैंने डेल्टा L लिखा है तो इसका मतलब डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, अगर सिर्फ L लिखा है तो L का मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल लेंथ की बात करी जा रही है, डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल जिसको बोल सकते हैं। तो स्ट्रेन यूजली होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अच्छा देखिए, चेंज इन लेंथ माने डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ माने L, यानी कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। वैसे स्ट्रेन इन जनरल होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। इन जनरल स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि चेंज इन लेंथ नहीं हो सकता, चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, चेंज इन एरिया भी हो सकता है। तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेन कहलाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो भी स्ट्रेन कहलाएगा। तो इन दोनों चीजों की रेशियो को बोल दिया जाता है स्ट्रेन, सो दिस कम्स आउट टू बी डायमेंशनलेस। इसी से मिलती जुलती एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का फिजिक्स में या मैकेनिक्स में वैसा ही मतलब है जैसे ह्यूमंस में है। जब भी किसी ह्यूमन को उसके कंफर्टेबल जोन से डिस्टर्ब किया जाता है, उसको ज़्यादा काम दिया जाता है या फिर कुछ उसको एफर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो मेंटली वो स्ट्रेस फील करता है ना। बिल्कुल सिमिलर वे में ये एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ में है, L लेंथ में, मैं अगर इसको खींचूंगा तो इसके जो एटम्स हैं वो अपनी कंफर्टेबल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कोशिश करेंगे कि हमें वापस वहीं जाना है जहां हम थे, ठीक है। तो वहां जाने का ट्राई करेंगे, वहां पे जाने के लिए एक फोर्स लगाएंगे जिस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोल दिया जाता है। नाम से क्लियर है कि रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करना चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं जो उनकी पोजीशन है। ऐसा करने के चक्कर में वो एक फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को पर यूनिट एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। ओके, सो स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब स्ट्रेस के वैसे ही यूनिट हो जाएंगे जैसे प्रेशर के थे, क्योंकि प्रेशर भी कहीं ना कहीं फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा m1 L1 T-2, ये तो फोर्स हो गया, नीचे एरिया तो L की पावर 2 हो जाएगा। इस पूरे को सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आपके पास आ जाएगा m1 L-1 एंड T-2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है m1 L-1 T-2, ठीक, ओके। अब कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर रहा हूं, जैसे होगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ये भी हम एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर, पार्ट 2 जो एनसीईआरटी का उसका पहला ही चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन, तीन तरह की स्ट्रेस तीन तरह की स्ट्रेन की बात की जाती है, तो फिर उनके रेशियो लिए जाते हैं। तो जो नई फिजिकल क्वांटिटीज निकल के आती है दैट इज यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस भी होता है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ये खैर होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस के सॉरी स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपके सामने ऊपर मैंने लिख दिया, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है तो ऑटोमेटिकली यंग्स मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, शियर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दैट इज वही जो प्रेशर का है वही जो स्ट्रेस का है, m1L-1 T-2, ठीक है, ओके। एक क्वांटिटी मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसको कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, फ्लूइड्स में हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी फिजिकल क्वांटिटी है वो, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक्चुअली ईटा से लिखा जाता है। ये जो सिंबल मैंने दिखाया आपको एन की शेप में लिखा है, लेकिन इधर से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो ये ईटा कहलाता है। ईटा जो है देखिए जरा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है, ये एक फोर्स है जो फ्लूइड में पढ़ाई जाती है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ या स्टोक्स फोर्स या विस्कस फोर्स। ये एक्चुअली विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, ठीक है। अच्छा, इस विस्कस फोर्स के अंदर 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एफ फोर्स है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, आर रेडियस है और वी स्पीड है। तो ये तो पूरा का पूरा फैक्टर तो खैर हो गया डायमेंशनलेस। इसको तो मैं पूरे के पूरे को क्या बोल रहा हूं कि भैया ये तो है डायमेंशनलेस, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, जो भी प्योरली रियल नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 पाई हो गया, -3/4 हो गया, 4/3 पाई हो गया, ये सब नंबर्स हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं और इनके कोई डायमेंशंस नहीं है, तो इनको हम डायमेंशनलेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी, अगर डायमेंशनली देखें तो, ठीक है। तो डायमेंशनली हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी। यहाँ से ईटा आ जाएगा हमारे पास एफ डिवाइड बाय आर वी। अच्छा, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे m1 L1 T-2, ये तो फोर्स का हो गया। नीचे R के लिए L1, V के लिए L1 T-1, ठीक है। ध्यान से चेक कर लीजिए, ऊपर फोर्स का पुट कर दिया, नीचे रेडियस का, साथ ही साथ स्पीड का भी पुट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 L-1 एंड T की पावर -1। तो ये ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से निकल के आता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो आज की जो क्लास है जिसमें अभी तक हमने पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लिखे, देन कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला लिखे और बताया कि उनको एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, आपको उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने अगर बोला कि ईटा, ईटा माने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस फिजिकल रिलेशन में हमने उसको देखा था और उसमें बाकी सबके बारे में पता है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो अननोन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूं, तो इसी के अंदर ईटा निकल के आ रहा है, तो मुझे पता है कि ये तो डायमेंशनलेस है, फोर्स का पता है, आर का पता है, वी का पता है, तो मैं ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से फिगर आउट कर सकता हूं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एक एप्लीकेशन को आज डिस्कस कर लेते हैं, जो दो एप्लीकेशन इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई फॉर्मूला डिराइव करने वाली, और एक एप्लीकेशन है इसकी जिसमें हम लोग कुछ अननोन की डायमेंशंस निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में शुरू करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। और सही है या गलत है माने डायमेंशनली सही है या गलत है, फिजिकली सही है या गलत है। दो तरीके की करेक्टनेस हो सकती है, फिजिकल करेक्टनेस और डायमेंशनल करेक्टनेस। मैं दोनों का मतलब बता देता हूं। एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ठीक है। एक फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का, जो कि सिंपली मैंने लिखा mv², ठीक है। अब मैं आपसे कहूं इस फॉर्मूले को चेक करो डायमेंशनली, तो आप यहां पे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे उसके स्क्वायर का, इधर काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी वाला पुट करोगे। 1/2 यहां पे कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, तो आप पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली निकल के बिल्कुल सही आएगा। इधर भी ऐसा ही करेंगे, k इज इक्वल टू mv², तो इसमें भी इधर एनर्जी का, इधर m का, इधर v² का, ये भी डायमेंशनली सही आएगा। पर क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए? आंसर इज अ वेरी बिग नो। द रीजन इज, इसमें जो हाफ का फैक्टर है वो फिजिकल करेक्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये जो 1 का फैक्टर है यानी कि ये डायमेंशनली फॉर्मूला सही है, पर इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भागती हुई कार का, बस का काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। अगर हम निकालेंगे तो हम उस पर्टिकुलर एनर्जी को ओवर एस्टिमेट करेंगे, यानी कि अगर हमने 10 जूल निकाली है तो एक्चुअली उसकी एनर्जी कितनी होगी? 5 जूल। एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं करता जब कोई फॉर्मूला, ये थ्योरेटिकली बोर्ड पे लिख दिया, यहाँ से यहाँ पे कार का मास पुट किया, यहाँ पे कार के भागने की स्पीड पुट करी, ठीक है, आपने पुट किया, आंसर आया 10 जूल, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना था? 10 जूल से कम था, कितना था? 5 जूल। इसका मतलब हाफ के फैक्टर की दिक्कत है। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, एज वेल एज फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट। मुझे लगता है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी और राइट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस का मैच कर जाना। और फिजिकल करेक्टनेस का मतलब होता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली तो सही होगा ही होगा। फिजिकल करेक्टनेस का मतलब है कि उस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी फिजिकल सिस्टम के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये डायमेंशनली तो सही है, ये जो फॉर्मूला है
डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली इनकरेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है। मतलब इससे दिया जाने वाला रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में 2 के फैक्टर का डिफरेंस आएगा, जिस वजह से ये डायमेंशनली सही फार्मूला और फिजिकली इनकरेक्ट फार्मूला। कुछ और फार्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आप चेक करके बताएंगे क्या वो सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा कि चेक करो ये फोर्स का फार्मूला सही है mv² × r। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा मैंने कहा ये फोर्स है, इधर मास है, इधर स्पीड का स्क्वायर है, साथ में रेडियस है। तो आप मुझे चेक करके बताओ ये फॉर्मूला फिजिकली डायमेंशनली सही है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही नहीं है वो फिजिकली भी सही नहीं होगा। जो फॉर्मूला फिजिकली सही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशनली सही होगा, हो सकता यहाँ गलत होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो डायमेंशनली सही होते हैं, फिजिकली गलत होते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला फिजिकली सही है उसका डायमेंशनली सही होना जरूरी है। ठीक है, देखिए जरा फोर्स का पुट करते हैं इस साइड, m1 L1 T-2, ये तो मैंने फोर्स का पुट किया इस साइड। ठीक है, इस साइड पहले मास का पुट किया m1, स्पीड के स्क्वायर का L2 T-2, साथ में आ जाएगा L की पावर 1। तो इधर आपके पास आ जाएगा m1 L की पावर 3 T की पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फॉर्मूला है दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको और दे रहा हूँ, आप इसको चेक करेंगे क्या वो सही है। मैं आपके सामने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे वो सही है या गलत है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय √L/g। ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ में हमारे पास t टाइम पीरियड है, L लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो इन जनरल एक्सेलरेशन का है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे t की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर देखिए जरा क्या आ जाएगा, L1 है ना, नीचे आ जाएगा L1 t की पावर -2, ये एक्सेलरेशन का आ गया। ओके, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, उसका रूट भी है, आ जाएगा t की पावर 1। ठीक है, इधर भी t की पावर 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये जो गिवन फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका यूज करके सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता कर पाएंगे और सही आंसर पा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला जो है सिंपल पेंडुलम के लिए वो यहाँ पे एक 2 पाई का फैक्टर आता है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, फिजिकली ये फॉर्मूला गलत है, तो इसका यूज करके हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक, तो इसके अलावा जितने भी नेक्स्ट यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसमें बेसिकली हम लोग किसी फॉर्मूले को डिराइव करेंगे या कुछ अननोन के डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे, पूरी की पूरी क्लास जाएगी हमारी नेक्स्ट वाले एक एप्लीकेशन पे, दैट इज हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन। और फिर एक और क्लास जाएगी जिसमें हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि किसी फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला डायमेंशनल एनालिसिस, उसको आज हमने शुरू किया है और बेसिक इंट्रोडक्शन ही हुआ है। जो इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं वो कल वाली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन। थैंक यू सो मच।